हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग कुछ कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग अपनी मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज खत्म कर चुके हैं। सो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम करेंगे स्टार्ट कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के साथ। सो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है, तो वो क्या है? हमारी जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है बड़ी आसान सी है। फर्स्ट वन इज अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस क्या होता है? चलो अकाउंट बैलेंस से पहले एक चीज और कर लेते हैं, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट होता है जी वो अकाउंट जो आप बैंक के साथ खुलवाते हो। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि अकाउंट ओपनड विद बैंक। कैसे खुलवाते हो? कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, एप्लीकेशन फॉर्म साइन करते हो, उसके बाद बैंकर को जमा करा देते हो, वो आपका खाता खुल के आपको दे देता है। आई होप आप सबने अपना खाता खुलवाया है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में या जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अकाउंट ओपन विद बैंक इज़ योर बैंक अकाउंट। अब जब आप बैंक में खाता खुलवाते हो तो उसमें कुछ रुपए जमा करवाते हो। तो जो आपने रुपए जमा करवाए हैं, यानी कि उन रुपयों का जो नेट बैलेंस है, दैट इज़ योर अकाउंट बैलेंस। अब नेट बैलेंस कैसे निकलेगा? आपने मान लो कुछ रुपए जमा कराए, से मान लो 5000 रुपीज़ आपने जमा कराए, कुछ पेमेंट करना पड़ गया, ऑनलाइन शॉपिंग की या कुछ भी की, 1500 का आपने पेमेंट कर दिया। अब ये जो रिमेनिंग बैलेंस है ये क्या है आपका? ये जो रिमेनिंग बैलेंस है ये बचेगा आपका अकाउंट बैलेंस। क्लियर? सो अब इस रिमेनिंग बैलेंस को अपना अकाउंट बैलेंस बोला जाएगा, यानी कि इट इज़ द फाइनल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। यानी कि डेबिट और क्रेडिट को जब एडजस्ट किया जाता है तो जो नेट बैलेंस बचा दैट इज़ योर अकाउंट बैलेंस। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट। अब एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्रूड का मतलब होता है जमा करना। ऐसा इंटरेस्ट जो जमा कर लिया। अब जमा कर लिया मतलब जमा कर लिया लेकिन आपकी पॉकेट में नहीं आया, हमारी जेब में नहीं आया अभी पैसा, लेकिन हमारा पैसा खरा है, सामने वाला हमें पैसा देगा। तो अपनी जेब में पैसा नहीं आया, यानी कि किसकी जेब में पड़ा है? उसी की जेब में पड़ा है जिसने पैसा देना है। तो ऐसा इंटरेस्ट क्या होगा? जो हमने कमा तो लिया, यानी कि इंटरेस्ट दैट इज अर्न। अब जो हमारा हो तो गया, बट एक्चुअल में पोजीशन किसके पास है? सामने वाले पर्सन के पास ही है, यानी कि उसने अभी तक पे नहीं किया। तो जो ऐसा इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को बोला जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसको हम एक्रूड इंटरेस्ट बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिसीव होना अभी बाकी है, मिला नहीं। ठीक है, चलिए जी। जब आप अकाउंटिंग करते थे +1 +2 की, तो वहाँ पढ़ी होगी आपने ये टर्म एक्रूड इंटरेस्ट, और इसकी आपने एडजस्टमेंट भी की होगी। तो इसका वही सेम मतलब है जो आप अकाउंट में पढ़ के आते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेड रेट। वैसे एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है? प्रशासन होता है, यानी कि सरकार होता है, सरकार द्वारा तय किए गए रेट। बट अगर हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेड रेट क्या है? सरकार द्वारा तय गए रेट्स के अलावा भी एक रेट्स हो सकती हैं। अब मान लो दो बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट किए, ए और बी ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब इसके अंदर आपने अगर लोन लिया है तो एक बंदा होगा लेंडर और एक बंदा क्या होगा? बोरोवर। यही होगा। अगर आपने लोन दिया तो एक पैसा देने वाला और एक पैसा लेने वाला, यानी कि एक लेंडर और एक बोरोवर। अब जब इसने ब्याज दिया होगा तो इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। ठीक है जी। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया इसके अंदर इंटरेस्ट का भी जिक्र होगा। अब ये किस रेट पे लगेगा? अब इस रेट को डिसाइड करने की पावर, इसे अल्टर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर इसे अल्टर किया जा सकता है, इसे हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि इसको चेंज कर सकते हैं थ्रू दी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये इंटरेस्ट लिखा गया था, कॉन्ट्रैक्ट चेंज करेंगे तो इंटरेस्ट को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको बोला जाएगा एडमिनिस्ट्रेड रेट। सो एडमिनिस्ट्रेड रेट्स आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी चेंज कॉन्ट्रेक्चुअली बाय द लैंडर। अब लैंडर इसको चेंज कर सकता है, बट सम केसेस में अगर आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे लिख लो कि हम जब चेंज करेंगे तो हम म्यूचुअली चेंज करेंगे, यानी कि बायर भी चेंज करवा सकता है और लैंडर भी कहकर चेंज करवा सकता है। दोनों के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब ये इंटरेस्ट रेट चेंज हमारी बैंकिंग्स के अंदर भी होता है, बैंक्स भी चेंज करते हैं। अब पर्टिकुलर बैंक्स के हेडक्वार्टर्स अलग होते हैं, पर्टिकुलर बैंक्स अपने अपने रेट डिसाइड कर सकते हैं। तो वो जो अपने रेट डिसाइड करेंगे तो उन्हें अपने एरिया में लगने वाले, यानी कि अपने सेक्टर में लगने वाले रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। यानी कि गवर्नमेंट उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, फिर उनके खुद के रूल्स रेगुलेशंस होंगे, फिर इनके नीचे जो पर्सन्स होंगे उनके ऊपर किसके रूल्स रेगुलेशंस चलेंगे? इस मेन बैंक के रूल्स चलेंगे, यानी कि उस मेन हेडक्वार्टर के रूल्स चलेंगे। सो जब भी ये लोग अपने इंटरेस्ट में चेंज करेंगे तो इनको अपने हेडक्वार्टर की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। सो लास्ट लाइन क्या है? द लॉज एंड प्रोविजंस दैट मॉनिटर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेड रेट डिफर इन ईच ज्यूरिस्डिक्शन। यानी कि
जो एडमिनिस्ट्रेड रेट है, ऐसा नहीं कि अपनी मन मर्जी से कुछ भी, मान लो 100 का लोन लिया आपने तो बोल दिया सामने वाले को 100 रुपये ब्याज के लेके आना, ऐसा सही तो नहीं है ना, गलत है। तो इसी तरह से जो आपके रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर एक रेगुलेशन लगती है, उनके पर्टिकुलर एक्ट होते हैं, तो वो अपने एक्ट से बाहर नहीं जा सकते। जितना एक्ट अलाउ करता है उतने चेंजेस वो कर सकते हैं। तो वो चेंजेस करने की पावर में जो वो रेट्स डिसाइड करते हैं, उस रेट को बोलेंगे हम क्या, एडमिनिस्ट्रेड रेट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, जो क्लियर करता है। अब बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज में क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब है, याद करो चैप्टर 5 जब हमने किया था तो आरबीआई का एक फंक्शन ये भी था कि इट एक्ट एज द ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। सो ये काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। अब होता क्या है, क्लियरिंग हाउस एंड द ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बोथ आर द सेम टर्म्स। तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस आपको सिखाऊंगी। सो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में होगा क्या, अब मान लेते हैं हमारे पास एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। अब ए को पेमेंट करना है किसको, बी को। अब ए पेमेंट कैसे करे, कैश में कर सकता है, बाय चेक कर सकता है। ए कहता है जी मेरे पास चेक पड़ा है, कैश नहीं है। ठीक है जी, इसने एक चेक काट कर दे दिया, से 10,000 का पेमेंट था। अभी जो 10,000 का चेक है इसने किसको दे दिया, बी को दे दिया। ठीक है, अब ये जो चेक था यानी कि ए का जो अकाउंट था वो HDFC में था। ठीक है, अब ये जो चेक हुआ ये HDFC बैंक का हुआ। अब ये जो चेक गया बी के पास, ठीक है जी, बी ने चेक रिसीव कर लिया। अब बी ने बोला कि चलो इस चेक को बैंक में लगा देते हैं। अब बैंक कौन सा है इसका, मान लेते हैं जी इसका बैंक PNB है। ठीक है, अब HDFC चेक क्या हम PNB के बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर PNB मना कर दे कि ना मैं तो इसको छेड़ ही नहीं सकता, ये तो HDFC का है, तुम पहले जाकर HDFC के खाता खुलवाओ, HDFC के बैंक में जाके खाता खुलवाओ, फिर वहाँ पर चेक डिपॉजिट करो, तब जाके तुम्हारा क्लियर होगा। यानी कि सेम बैंक का ही चेक एक दूसरे में क्लियर हो सकता है, HDFC का चेक PNB में जाकर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो समझो यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना कितना मुश्किल हो जाता। तो इसकी वजह से एक बीच में सेंट्रल अथॉरिटी बनी RBI, जिसका काम क्या था, क्लियरिंग करवाना। अब ये क्या करेगी, तुम चिंता मत करो, क्या ना करो, चिंता मत करो। PNB को इंस्ट्रक्शंस दी कि तू ये HDFC वाला चेक एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अब क्योंकि RBI ने बोला था, पापा जी ने बोला था, तो बच्चे तो मना कर नहीं सकते। PNB ने जी चेक एक्सेप्ट कर लिया। अब PNB कहता मैं करूँ क्या इसका, ये कहता कि तुम मेरे पास दे दे, इसकी डिटेल्स जनरेट कर सिस्टम में। वो जनरेट होने के बाद किसके पास चला जाएगा, RBI के पास। जैसे ही इसकी डिटेल गई RBI के पास तो RBI इंस्ट्रक्शन देगा किसको, HDFC बैंक को, कि भाई तेरे खाते से पेमेंट कटेगी, एक चेक इशू हुआ है, तेरे अकाउंट होल्डर ने एक चेक इशू किया है। HDFC मैच करेगा, वो डिटेल्स मैच करेगा, अकाउंट नंबर मैच करेगा, साइन मैच करेगा, सब कुछ मैच। HDFC कहेगा जी ओके है, पेमेंट मिल जाएगी आपको। तो इसके HDFC के अकाउंट से पेमेंट कट होकर वो कहाँ चली जाएगी, वो PNB के पास चली जाएगी। सो इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, बेचारे बी को अलग से खाता नहीं खोलना पड़ा, यानी कि उसके एक्चुअल खुद के बैंक में ही कोई भी अकाउंट क्लियर हो सकता है, कोई भी बैंक का चेक क्लियर हो सकता है। सो ये जो रूल बना, ये जो साइकिल बना, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, इस क्लियरिंग हाउस की वजह से पॉसिबल हो पाया। और इसने ये काम करने के लिए मतलब ऑटोमेटेड जनरेशन है, यानी कि जैसे ही चेक रिसीव होता है इन्होंने सिस्टम में डाला, सिस्टम वो ऑटोमेटिकली इसको क्लियर कर देता है। इसके लिए कोई ऐसा अलग से प्रोसेस नहीं, अब तो एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर सर्वर बन चुका है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। सो ये क्या है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एक नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउसेज है दैट मॉनिटर्स एंड एडमिनिस्टर द प्रोसेस ऑफ चेक। चेक की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, एंड फंड क्लियरेंस बिटवीन बैंक्स। इट इज़ एन ई सिस्टम एंड दस मिनिमाइज द ह्यूमन वर्क इन द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग सिस्टम। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली बनाया गया है सारा का सारा, सो ऑटोमेटिक काम कर लेता है ये। जैसे ही बस एक रिक्वेस्ट जनरेट होनी चाहिए, सारा काम बाकी अपने आप कर देता है। सो इट डिस्ट्रीब्यूट्स क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस ऑटोमेटिकली। किसका डेबिट बनता है, किसका क्रेडिट बनता है, सारा का नेट बैलेंस निकाल के लास्ट में फाइनल कंक्लूजन निकाल कर दे देगा कि किसके अकाउंट से पैसे जाएंगे और किसके अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट इज द ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब इतना भयानक सा नाम लग रहा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, छोटा सा लिखेंगे ATM, तो हम सब जानते हैं इसको क्या काम आता है। कुछ बैंकिंग काम करने के लिए आता है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पैसे विड्रॉ करनी है, हमें अदर बैंकिंग फैसिलिटी, पिन नंबर चेंज करवाना है, हमें अपने बैलेंस की इंक्वायरी लेनी है, तो ये सारे काम हम इस मशीन से कर सकते हैं। अब ATM को यूज़ करने के लिए हमें कार्ड मिलता है। अगर
कैसा पैसा विड्रॉ करना है तो हमें कार्ड मिलता है। कार्ड कैसा हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है और क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। अब ना व्हाट इज़ डेबिट कार्ड और व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड, ये कुछ प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं इसको, प्लास्टिक के कार्ड्स हैं, ठीक है। कार्ड होता है, इसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं। जैसे ही हम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो इनका जो नंबर होता है वो ऑटोमेटिकली लिंक करता है हमारे अकाउंट से। हमने पिन नंबर डाला, हमारी पेमेंट हो जाती है। अब बच्चे डेबिट कार्ड क्या करता है, डेबिट कार्ड कंपनी होती हैं जो वो क्या करती हैं, वो बोलती हैं कि आपको कहीं पर भी पेमेंट करना है तो कार्ड स्वाइप करो और आपका पेमेंट हो जाएगा। अब ये पेमेंट कटता कैसे है, अब हमारे खाते में पेमेंट पड़ा है, खाते से पहले पेमेंट जाएगा डेबिट कार्ड कंपनी की तरफ, ठीक है। और फिर डेबिट कार्ड कंपनी फटाफट पे कर देगी उस बंदे को, उस सेलर को जिसको हमें पे करना है, यानी कि उस सेलर को ये पे कर दिया जाता है फटाफट से। तो ये काम इतनी फ्रीक्वेंटली होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम तो सिर्फ स्वाइप करते हैं। स्वाइप करते करते ही बैंक से पेमेंट जाता है डेबिट कार्ड के पास, डेबिट कार्ड से पेमेंट जाएगा हमारे सेलर के पास। अगर इसको रिवर्स कर दें, यानी कि अगर हम इसको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्रेडिट कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड कभी यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि हमें क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना पड़ता है। यानी कि जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो जैसे ही कार्ड स्वाइप किया जाता है तो पेमेंट कौन करेगी, पेमेंट करती है आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी, ठीक है। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो रह जाता है एज इट इज़। अब क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट किया, इस कंपनी ने आपको पे कर दिया। अब इसका कुछ टाइमलाइन होता है कि आपको 30 डेज 45 डेज एज पर योर बैंक पॉलिसीज़ या फिर एज पर योर क्रेडिट कार्ड पॉलिसी, जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड में आपको इसको बाद में पे करना होता है। यानी कि इन द केस ऑफ क्रेडिट कार्ड प्री पेमेंट होता है या पोस्ट पेमेंट, पोस्ट पेमेंट होगा। इन द केस ऑफ डेबिट कार्ड पेमेंट कैसा होगा, पहले से ही हो जाता है, तो ये पेमेंट होगा आपका प्री पेमेंट। क्लियर इतना, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस ट्रांसफ़र। अब बैलेंस ट्रांसफ़र वही चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जैसे कि हमने एक खाते से दूसरे खाते में बैलेंस ट्रांसफ़र किया, या फिर इस केस में भी हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया है अपने बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड कंपनी का जब पेमेंट किया तो हमने क्या किया, बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। सो बैलेंस ट्रांसफ़र इज द रिपेमेंट ऑफ क्रेडिट या डेट विद द हेल्प ऑफ अनदर सोर्स ऑफ क्रेडिट। यानी कि किसी एक डेट का, किसी एक ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए हमने अपने अकाउंट से जो ट्रांसफ़र किया उसको बोला जाएगा बैलेंस ट्रांसफ़र। आम भाषा में बोले तो फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट हम कर चुके हैं, आगे चलिए। आगे क्या है हमारे पास, बाउंस्ड चेक। अब बाउंस चेक क्या होता है, हमारे पास एक स्टूडेंट है तरुण, ठीक है, और एक स्टूडेंट है सावन, ठीक है। अब तरुण ने चेक इशू किया किसको, सावन। अब जब तरुण ने चेक इशू किया सावन को, सावन बड़ा खुश हो गया कि भैया मुझे तो चेक मिल गया, पेमेंट मिल गई मेरी, ठीक है। अब सावन इस चेक को लेकर गया किसके पास, बैंक के पास लेकर गया, ठीक है। से अब इसके बैंक ने मना कर दिया, क्या कहता कि ये वाला चेक तो जी क्लियर ही नहीं हो सकता। सावन कहेगा क्यों क्लियर नहीं हो सकता, या तो इस चेक में जो साइन है वो मैच नहीं कर रहे, या इस चेक में जो डिटेल्स भरी हुई हैं वो डिटेल्स सही नहीं है, या फिर तरुण के अकाउंट में पैसे नहीं है। मेजरली तो जब चेक बाउंस होता है तो उसका रीज़न ये होता है कि आपके जो चेक दिया है जिस बंदे ने, उसके अकाउंट में क्या नहीं है, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से, इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से क्या हुआ, आपका चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। तो सावन ने बैंक में जमा कराया, बैंक वाले कहते हैं जिससे भी तूने चेक लिया है उस बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो मैं क्लियर नहीं करूँगा। सो बाउंस चेक वो चेक हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाए। So bounce check is nothing but an ordinary bank check that a bank can refuse to encash or pay because of the fact that there are no sufficient finance. पहला रीज़न क्या हो सकता है कि उसके पास बैलेंस ही नहीं था पे करने के लिए इन द बैंक अकाउंट ऑफ द ओरिजिनेटर, या फिर ड्रॉअर ऑफ द चेक, और सम अदर वैलिड रीज़न, या कोई और वैलिड रीज़न लाइक ये साइन जो है फर्जी लग रहे हैं, फर्जी साइन के ऊपर बैंक चेक क्लियर नहीं कर सकता, उसको ये चेक कैंसिल करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट टर्म क्या है, ब्रिज फाइनेंसिंग। अब ऐसी फाइनेंसिंग जो ब्रिज बनाएगी। अब ब्रिज कैसे बनता है, दो किनारे हैं, दो किनारों के ऊपर जाके ऐसे लगाएंगे तो ब्रिज बन जाएगा। तो अब इस ब्रिज को ही इन्होंने, इस कॉन्सेप्ट को ही इन्होंने यूज़ किया इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि हमें बैंक से हमेशा लोन की ज़रूरत पड़ती रहती है और हमने कुछ इस तरह का क्राइटेरिया मिलाया है कि हमारा पहला लोन ख़त्म होता है तो हमें दूसरा लोन सेंक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर एक लोन पड़ा है हमारा, ठीक है, ये लोन ख़त्म होने वाला है। अब इस लोन के बाद जो दूसरा लोन मिलेगा, इन दोनों की प्रोसेस में 1 मंथ का गैप आ गया, ठीक है।
यानी कि अगला लोन हमें मिल तो जाएगा लेकिन करंटली नहीं मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा। अब ये लोन तो बेचारा एक्सपायर हो गया, इसकी तो रिपेमेंट यहीं पे करनी पड़ेगी। अब ये मिलेगा इस टाइम पे, यानी कि इनके बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। अब 2 लोन के पीरियड में, यानी कि 2 अलग अलग टाइम पीरियड में हमें अपने पैसे चाहिए, उसके बीच में जो खाली टाइम है इसमें पैसा तो हमें चाहिए होगा ना। अब इसका पैसा कैसे उठाऊँ, टाइम भी 1 महीने का ही है, तो किसी और लेंडर से पैसा लेने की बजाय, यानी कि किसी और से लॉन्ग टर्म लोन लेने के बजाय हम शॉर्ट टर्म 1 महीने का ही लोन ले लेते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ों में हम लोन लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रिज फाइनेंसिंग, यानी कि फिलिंग अप द गैप बिटवीन 2 लोन्स या फिर 2 लाइबिलिटीज़। हमने 2 लाइबिलिटीज़ के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल कर दिया। ठीक है, अब जब ये फुलफिल किया तो हमने क्या किया, जब हमारा पुराना लोन ख़त्म हुआ उसी के डेट से, यानी कि इसकी एंडिंग डेट और इस ब्रिज फाइनेंसिंग की स्टार्टिंग डेट हो गई, हमने यहाँ से लोन ले लिया। कब तक लिया, उस दिन तक लिया जब तक कि हमारा अगला लोन हमें मिल नहीं जाता। यानी कि जब बैंक के पास अपने परमानेंट फंड्स आएंगे उसके बाद तो ये ब्रिज फाइनेंसिंग रीपे हो ही जाएगी। तो हमने सिर्फ इस ड्यूरेशन पे लिए लोन लिया है, छोटे से टर्म के लिए लोन लिया है, ताकि हमारे कैश फ्लो के बीच में जो टाइम गैप आ रहा है उसको फिल किया जा सके। सो इस टाइम गैप को फिल करने के लिए जो लोन लेते हैं उसको गैप फाइनेंसिंग भी बोला जाता है। सो ऑल्सो नोन एज गैप फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है, एक लोन वेयर द टाइम एंड कैश फ्लो बिटवीन अ शॉर्ट टर्म लोन एंड अ लॉन्ग टर्म लोन इज फिल्ड अप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया, हमारे पास 2 तरह के लोन्स थे, अब इनके बीच में गैप आ रहा था, यानी कि इस बीच में हमारे पास पैसा नहीं था, तो इस पैसे को फुलफिल करने के लिए हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया। सो ब्रिज फाइनेंसिंग बिगिंस एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड वेयर द फर्स्ट लोन एंड्स, यानी कि जहाँ पर पहला लोन खत्म हो रहा है वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अपना स्टार्ट कर दिया, एंड एंड्स विद द, और हमारा ब्रिज फाइनेंसिंग कब खत्म होगा, ब्रिज फाइनेंसिंग हमारा जो खत्म होगा वो होगा एट द स्टार्ट पीरियड ऑफ द सेकेंड लोन, यानी कि दूसरे पीरियड के स्टार्ट पर हमारा ब्रिज फाइनेंसिंग खत्म हो गया। तो यानी कि सिर्फ इस ड्यूरेशन में ही पैसा लिया, इस ड्यूरेशन में फाइनेंसिंग करी। सो इसको बोल देंगे हम क्या, गैप फिल करने के लिए जो फाइनेंसिंग की जाती है दैट इज गैप फाइनेंसिंग। और ब्रिज भी बन गया, इस तरह से देखा जाए तो ये ब्रिज भी बन गया, 2 किनारों के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है तो ब्रिज है। सो इसे ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैप। अब हम कैप लगा देते हैं। कैप टोपी वाली कैप नहीं, इस कैप का मतलब होता है कि लिमिट लगाना। अब कैप कैसे लगती है, मान लो जी आपने लोन ले लिया, लोन के ऊपर ब्याज दोगे, ठीक है, अब सामने वाले को बोल दिया कि मैं ब्याज इंक्रीज कर सकता हूँ। अब कितना इंक्रीज करे, से आज 5% था, सीधा बढ़ा के उसने 50% ब्याज कर दिया, कितना मेजर डिफरेंस आ गया, 5 to 50, बहुत ज़्यादा हो गया ये तो। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पर आपने कैप लगा दी कि जो ये इंटरेस्ट है ना, ये मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम कितना घटाया जा सकता है, यानी कि अपर कैप या लोअर कैप, दोनों तरह की कैप लग सकती है। अगर आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है तो कितना बढ़ाओगे, इंटरेस्ट घटाना है तो कितना बढ़ाओगे। सो ये इंटरेस्ट के लिए हो सकता है और ये इंस्टॉलमेंट्स के लिए हो सकता है। जब आप लोन लेते हो तो सामने वाले को इंस्टॉलमेंट भी पे करते हो ना, तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनती है। अगर इंस्टॉलमेंट में छेड़छाड़ करनी है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को अप या डाउन करना है, तो मैक्सिमम कितना अप करोगे और मैक्सिमम और मिनिमम कितना डाउन कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें आपको कैप में दिखाई जाती हैं। तो आपकी कैप लगा दी कि इससे ऊपर नीचे नहीं जाओगे, यानी कि 2% का चेंज कर सकते हो, 5% का चेंज कर सकते हो। तो वो क्या है, इट रेगुलेट्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऐसा चेक जो आपके कैशियर के नाम पे लिखा जाए। अब कैशियर हमारे को बैंक में मिलते हैं, यानी कि ऐसा चेक जो बैंक ने अपने ही नाम पे बना लिया। सो कैशियर चेक इज ड्रॉन बाय बैंक ऑन इट्स ओन नेम टू मेक पेमेंट्स। अब अगर बैंक को किसी को पेमेंट करना है तो वो अपने नाम से चेक काटेगा और अपने नाम से चेक काट के सामने वाले को पे कर देगा टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, कॉरपोरेशन और इवन इंडिविजुअल्स। बैंक अपनी पेमेंट के लिए अपने नाम से चेक काट सकता है। तो जब बैंक ने अपने नाम से चेक काटा तो उसे क्या बोलते हैं, कैशियर चेक। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट आ जाओ, कैश रिजर्व। अब कैश रिजर्व क्या है, पहली बात तो इसे CRR से मैच मत करना। कैश रिजर्व क्या है, कैश रिजर्व वो अमाउंट है जो बैंक ने अपने पास रखा था, या फिर वो अमाउंट बोल दीजिए जो हम बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं और जिसे विड्रॉ किया जा सकता है इमीडिएटली। यानी कि ये हमारा टाइम डिपॉजिट नहीं है, फिक्स डिपॉजिट नहीं है। इट इज़ द टोटल ऑफ द अमाउंट ऑफ कैश दैट इज प्रेजेंट इन द बैंक अकाउंट। जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है उसको हम जो विड्रॉ कर सकते हैं दैट इज आवर कैश रिजर्व। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, अब आपने डिपॉजिट करवाए हैं बैंक में, ठीक है। डिपॉजिट आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एफडी, आरडी। एफडी को बोलते हैं हम क्या, अपना टर्म डिपॉजिट, या फिर फिक्स टर्म के लिए जो हम डिपॉजिट करवाते हैं उस चीज़ को। आरडी को हम बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। अब रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, जो बार बार होता रहता है, हम इसमें किश्तें बनवा लेते हैं कि हर महीने, हर क्वार्टरली, या एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, या एट द एंड ऑफ ईयर यानी कि एनुअली हम आपको कुछ पैसे जमा कराएंगे, और वो हर साल जमा कराएंगे। तो आप हमारी आरडी बना लो, यानी कि हर महीने से मैं बोलती हूँ कि मैं 1000 रुपये जमा कराऊंगी आरडी में, या 2000 जमा कराऊंगी, एनी टाइम, एनी अमाउंट यू कैन स्पेसिफाई, कि मैं हर महीने या हर क्वार्टरली आपको इतना रुपया जमा कराऊंगी। तो वो आपके आरडी में फिक्स होता रहता है, ठीक है। अब आरडी बनाने का फ़ायदा कैसा है, अब हमारे पास 3 तरह के इंटरेस्ट हो गए। एक तो नॉर्मल हमारा सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा हमें आरडी पे। तीसरा इंटरेस्ट मिलेगा एफडी पे। जो ये वाला इंटरेस्ट होता है ना, हमारे नॉर्मल अकाउंट में मिलता है, ये कंपैरेटिवली कम होता है। आरडी पे इनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, और एफडी पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि एफडी में एक स्पेसिफाइड अमाउंट हम एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक कर देते हैं। आरडी में क्या होता है कि इकट्ठा पैसा नहीं मिलता, किश्तों में पैसा मिलता है, तो वो जो है अपना अलग अलग टाइम पे इंक्रीज होता रहता है। ये आरडी का अमाउंट जो है इंटरेस्ट रेट या तो एफडी के बराबर होगा या एफडी से कम होगा। लेकिन जो नॉर्मल अकाउंट होता है, इनका इंटरेस्ट रेट इन दोनों से कम रहता है, क्योंकि इसको आप फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट नहीं करवाते। बैंक को कोई भरोसा नहीं है कि ये वाला जो अकाउंट है आपका फिक्स टेन्योर के लिए रहेगा। आरडी जो बनाते हो उसका टाइम पीरियड भी होता है, से मैं ये किश्तें जमा कराऊंगी, कितने साल तक जमा कराऊंगी, से 5 ईयर्स तक। तो बैंक को एक उम्मीद रहती है कि 5 सालों तक हर महीने या क्वार्टरली मेरे पास 2000, 2500, 5000 पड़े रहेंगे इसके अंदर। सो ये आरडी और एफडी जो होता है, ये बैंक के पास परमानेंट पड़ा, यानी फिक्स टेन्योर के लिए रखा हुआ पैसा होता है, सिक्योर्ड होता है, और बैंक को उम्मीद होती है कि इतना टाइम तो बना ही रहेगा बैंक में, इसीलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसी कोई उम्मीद नहीं होती बैंक को नहीं पता कब ये पैसा निकाल लिया जाए, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। जब ये डिपॉजिट करते हैं हम, तो इन डिपॉजिट के बदले में हमें सर्टिफिकेट मिलता है या फिर रिसिप्ट मिलती है, उसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सो इट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ सेविंग डिपॉजिट दैट प्रोमिसेस द डिपॉजिटर द सम बैंक अलोंग विद एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट, यानी कि जो पैसा आपने जमा कराया है उस पैसा आपको वापस मिल जाएगा, और उस पैसे पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है जी। चलिए जी, नॉर्मल डिपॉजिट पर भी आपको मिलता है, उसको बोलते हैं आपकी पे इन स्लिप, जो आपको पे इन स्लिप मिलती है। नेक्स्ट आएगा आपका डिपॉजिट स्लिप बोलेंगे उसको, सर्टिफिकेट नहीं बोलेंगे। तो जब आप नॉर्मल डिपॉजिट कराते हो, यानी कि अपने नॉर्मल अकाउंट में कराते हो, तो आप उसको डिपॉजिट स्लिप बोलोगे, या फिर आप बोलोगे पे इन स्लिप, कि हमने अपने खाते में कुछ पैसा जमा कराया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद है चेक। चेक क्या है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट कर सकते हो। यानी कि एक बंदा चेक काटता है तो राइटर के बैंक से पैसा कटता है और किसके अकाउंट में चला जाता है, रिसीवर ऑफ द चेक, यानी कि जिसको चेक मिला है उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है। क्लियर। अगला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये बड़ा अच्छा सा इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज पे ब्याज। मैंने सामने वाले को पैसे दिए, मैंने उसको बोला मैं तुझ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगी और मुझे साथ साथ ब्याज नहीं चाहिए, मुझे एट द एंड ऑफ द टेन्योर इकट्ठा ब्याज चाहिए। तो वो क्या लगा के देगा मुझे, ब्याज पे ब्याज, ठीक है। यानी कि मैंने एक प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, से मैंने सामने वाले बंदे को एक अमाउंट दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, अब इस पर मुझे हर साल ब्याज मिलेगा। अब मैं बोलती हूँ कि एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे ये ब्याज मिला है, मुझे वापस मत दो, इसको प्रिंसिपल के साथ जोड़ दो। अब जब प्रिंसिपल के साथ जुड़ गया तो अगली बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो P+I पे होगा, यानी कि इंटरेस्ट का अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू में जुड़ गया। अब उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा और प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिल ही रहा था। तो जब ब्याज पे ब्याज मिलता है तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ही एक सिमिलर टर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट, बस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें आपको सिर्फ अपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है, आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल में ऐड ऑन नहीं होता। तो यानी कि आपको हमेशा जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा तो मूल पर कैलकुलेट किया जाएगा, प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट टर्म पे आ जाइए। नेक्स्ट टर्म क्या है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड हम कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, डिपॉजिटर। अब डिपॉजिटर क्या होता है, ऐसा बंदा जो बैंक में पैसा जमा कराता है। क्लियर। चलिए जी, सो आज की डेट में हम इतना ही करेंगे, डिपॉजिटर तक करेंगे। तो
तो आप इस टर्म्स को अच्छे से पढ़िए, अपने मॉड्यूल के साथ पढ़िएगा, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तब तक इन टर्म्स को पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।